बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका टीचर ज़ुहैर अब्बास। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट फर्स्ट का है। तो आइए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है वो मैंने परफॉर्मा आपको बताया था कि इस तरह आपने बनाना है। उसमें सबसे पहले एक साइड डेबिट होती है, एक साइड होती है आपकी क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में आप क्या लिखते हैं? सबसे पहले आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, उसके बाद आप परचेज लिख देते हैं, उसके बाद आप क्या लिखते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी आते हैं, जैसे वेजेस हो गया, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, इस तरह के जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं वो आप ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं। इसके अलावा जबकि आप ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या चीज़ें लिखते हैं? आप सबसे पहले लिखते हैं जो है सेल्स है या सेल्स रिटर्न, उसमें से माइनस कर देते हैं और उसके बाद आप लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। तो अगर आपका फ़र्क जो है वो सेल वाली साइड बड़ी हो और परचेज़ वाली साइड छोटी हो तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। जबकि आपके पास परचेज़ वाली साइड बड़ी हो और सेल वाली साइड छोटी हो तो आपके पास कौन सी चीज़ आती है? ग्रॉस लॉस आती है। जो ग्रॉस लॉस आता है और ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसको आप कैरी डाउन करते हैं। आगे नेक्स्ट जो अकाउंट बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट, उसमें हम क्या करते हैं? उसको कैरी डाउन करते हैं। जो कि प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे लेकर जाते हैं, जबकि आप ग्रॉस लॉस को जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो साथ में आप क्या चीज़ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में आप डेबिट साइड पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। सारे जितने भी हैं परफॉर्मा में जो आपको बताए गए हैं वो सारे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आप प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लिखते हैं। जबकि आप क्रेडिट साइड पे इनडायरेक्ट इनकम्स लिखते हैं, जैसे आपके पास कमीशन रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया या डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। ये सारी चीज़ें आप प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो उसके बाद आप एक बैलेंस शीट तैयार करते हैं। बैलेंस शीट के बारे में पहले मैंने आपको नहीं बताया, तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि बैलेंस शीट कहते किसे हैं और बैलेंस शीट बनाते क्यों हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है। तो बैलेंस शीट बनाने का मकसद जो है वो कंपनीज जो हैं अपने तमाम असासाजात और वाजबात को बराबर शो करने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। एक साइड एसेट होती है और दूसरी साइड लायबिलिटीज़ होती है। एसेट साइड में वो तमाम असासाजात जो होती हैं, फिक्स्ड एसेट हो गया, करंट एसेट हो गया, टेंजिबल एसेट हो गया, इनटेंजिबल एसेट्स हो गए, वो तमाम असासाजात जो हैं वो एसेट की डेबिट साइड पे, यानी कि डेबिट साइड में होता है एसेट, वो वहाँ पे हमने लिखने होते हैं। यानी कि तमाम असासाजात जो कंपनी के होते हैं वो कहाँ पे लिखे जाते हैं? एसेट साइड में। यानी कि उसमें फिक्स्ड एसेट हो गया, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी होगी, प्लांट होगी, फिक्सचर हो गया, ये सारी चीज़ें, या बिल्डिंग हो गई, लैंड होगी, ये सारी फिक्स्ड एसेट जो हैं वो आप एसेट में लिखते हैं। उसके अलावा अगर कोई और चीज़ें हैं आपके पास, जैसे कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, या इसके अलावा कोई और आपके पास डेटर्स हैं, वो सारी चीज़ें आपने कहाँ पे लिखनी है? एसेट में लिखनी है। उसके बाद आपने एक क्रेडिट साइड बनाते हैं जहाँ पे आप लायबिलिटीज़ लिखते हैं, यानी कि अपनी कंपनीज़ के जो वाजबात हैं वो आप शो करते हैं। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले आपने जो है कैपिटल लिखना होता है। कैपिटल जो सरमाया होता है कंपनी का वो आपने सबसे पहले वो लिखना होता है। उस कैपिटल में अगर आपके पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट एंद लॉस एंड पे हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं, उसका जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है वो आप कैपिटल में या तो जमा कर देते हैं या उसको माइनस कर देते हैं। अगर आपके पास नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आप कैपिटल में वहाँ पे क्या करते हैं? उसको जमा करते हैं। अगर नेट लॉस आता है तो आप वहाँ पे कैपिटल में से माइनस करेंगे। इसके अलावा अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है तो वो आप कैपिटल में ऐड करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया गया है तो वो आप कैपिटल में माइनस कर देंगे। इसके अलावा वहाँ पे आप लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स लिख देंगे, जैसे कर्ज ख्वाह होते हैं क्रेडिटर्स, जिससे हमने कर्जा लिया होता है, यानी कि हमने हमारे वाजबात हैं जो हमने अदा करने हैं। तो क्रेडिटर्स भी आपने कहाँ पे लिखने हैं? बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे लायबिलिटीज़ में आपने लिखनी है। उसके बाद आपने बिल्स पेएबल लिखने हैं। बिल्स पेएबल आपने लिखना है वहाँ पे। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो आपने लायबिलिटीज़ में लिख देनी है।
इसके अलावा आपने दोनों साइड एसेट और लायबिलिटीज़ दोनों साइडों को इक्वल करना है। अगर आपकी इक्वल है तो आपका क्वेश्चन जो है वो भी आपका, इसका मतलब है आपने सही हल किया है। अगर आपकी बैलेंस शीट इक्वल नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन जो है वो सही हल नहीं किया। तो सबसे पहले आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सही तरह प्रॉपरली सही तरह बनाना है। अगर आपका नेट प्रॉफिट सही आ गया है तो आपकी बैलेंस शीट भी सही हो जाती है। अगर आपके पास नेट प्रॉफिट सही नहीं आया, कोई मसला है आपके सवाल में, तो आपके पास बैलेंस शीट भी गलत निकलता है, क्योंकि वो बैलेंस शीट जो सारी है वो नेट प्रॉफिट पर ही बेस करती है, क्योंकि वो कैपिटल में आप ऐड करते हैं। कैपिटल में ऐड करने के बाद आप क्या करते हैं, उसको दोनों साइड जो हैं लायबिलिटीज़ और एसेट साइड दोनों वो इक्वल करनी होती हैं। अगर आपका नेट प्रॉफिट सही नहीं आ रहा या नेट लॉस सही नहीं निकल रहा आपसे, तो आपकी बैलेंस शीट बनाने के कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि उसमें आपका वो सारा गलत ही बनेगा, वो आपकी इक्वल साइड नहीं आएंगी। तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है, आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो प्रॉपरली सही तरीके से उसको प्रिपेयर करना है, और उसके बाद आपने बैलेंस शीट को बनाना है। तो बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट मैंने लिखा है, तो वो आपने याद करना है। पहले आपने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बताया था, वो आपने याद किया है, उम्मीद है कि याद होगा आपको। और उसके बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा भी मैंने आपको दिया था, वो भी उम्मीद है कि आपको याद ही होगा। उसके बाद आपने एक फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, वो आपने याद रखना है। अगर वो आप याद कर गए तो आपने बैलेंस शीट में कोई मसला नहीं है। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इधर लिख दिया है। तो आपने एक साइड होती है एसेट्स, दूसरी साइड होती है आपकी लायबिलिटीज़। पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एसेट साइड में आपने लिखना है कैश, बैंक, स्टॉक जो क्लोजिंग दिया गया वो आपने लिखना है, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, इसके अलावा प्लांट आ जाएगा, या क्या आ जाएगा आपके पास फिक्सचर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी एसेट हैं। अगर इन चीज़ों पर आप डेप्रिसिएशन दिया गया है, वो आगे नेक्स्ट जाके हम एडजस्टमेंट में वाले जो प्रॉब्लम आएंगे उसमें करेंगे। अगर वहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन वगैरह दिया गया तो आपने यहाँ से मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, इनमें से प्लांट में तो सॉरी डेप्रिसिएशन नहीं होता, मशीनरी, फर्नीचर और बिल्डिंग में आपने डेप्रिसिएशन क्या करना है, माइनस करना है। उसके बाद अगर लायबिलिटीज साइड पे आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास है कैपिटल। तो कैपिटल में आपने, मैंने पहले भी बताया कि दोबारा बता देता हूँ आपको, नेट प्रॉफिट आप लिखते हैं, उसको जमा करते हैं कैपिटल में, और नेट लॉस को आप माइनस करते हैं कैपिटल में से, और जमा करते हैं आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और माइनस करते हैं आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये सारी चीज़ें नहीं दी गई होंगी, तो कुछ एक चीज़ कोई भी है अगर दी गई हो तो वो आपने इसमें या तो जमा करनी है या तो माइनस करनी है। जमा कौन सी चीज़ें करनी है आपने कैपिटल में, नेट प्रॉफिट को जमा करना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी आपने, अगर दिया गया है सवाल में, एडजस्टमेंट वाले सवाल में, तो वहाँ पे आपने उसको जमा करना होता है। अगर ड्राइंग्स दी गई हैं आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस तरह का सवाल दिखा होगा वहाँ पे, तो वो ड्राइंग्स जो हैं वो आपने क्या करनी है, कैपिटल में से माइनस करनी होती है। तो वो माइनस करने के बाद अगर कोई नेट लॉस आपके पास आता है तो वो भी आपने माइनस करना होता है। नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने क्या करना है, जमा करना है कैपिटल में, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या ड्राइंग्स जो हैं वो माइनस करेंगे, और नेट लॉस को भी आप कैपिटल में से माइनस करेंगे। बैलेंस शीट की सबसे पहले लायबिलिटीज साइड में जो चीज़ आती है वो क्या चीज़ है, कैपिटल है। कैपिटल में आप नेट प्रॉफिट को जमा करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी जमा करेंगे, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या ड्राइंग्स को माइनस करेंगे, या नेट लॉस को आप कैपिटल में से माइनस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है, कैपिटल है लायबिलिटीज साइड में। उसके बाद आपने, आपके क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे आपने कर्जा लिया होता है, वो आपने लिखने होते हैं। उसके बाद बिल्स पेएबल जो है वो आपने कहाँ पे लिखना है, बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे, यानी कि लायबिलिटीज़ में आपने बिल्स पेएबल भी लिखना है, लोन जो कर्जा आपने लिया हुआ है वो भी आपने लिखना है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आपने पहले से अखराजात इस्तेमाल कर लिए हैं और उनका आपने पे करना है बाद में, तो वो भी आपकी क्या है, जिम्मेदारी है, वो आपने कहाँ पे लिखनी है, लायबिलिटीज़ में। लायबिलिटीज़ का असल मकसद क्या होता है, जो भी आपकी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं, आपने किसी को पैसे वापस करने हैं, वो सारी चीज़ें आपने कहाँ पे लिखनी है, बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे लायबिलिटीज़ में लिखनी है। जबकि जो भी असासा जो मालिक का मलकियत है, एसेट है, वो आपने कहाँ पे लिखना है, बैलेंस शीट की डेबिट साइड में, यानी कि एसेट साइड में आपने उसको लिखना है।
उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट, हम जो है हमारी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 4 हम करेंगे। आपने प्रॉब्लम नंबर 3 तक की होंगी और कुछ स्टूडेंट जो हैं वो अभी तक प्रॉब्लम नंबर 3 जो है वो किन स्टूडेंट ने जमा नहीं करवाई वहाँ पे, और उम्मीद है कि आप नेक्स्ट जो हैं जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे और हल करके आप कॉलेज में इसको जमा करवाएंगे। तो आपने इस क्वेश्चन को आपने हल भी करना है और इसको कॉलेज में आके जमा भी करवाना है। तो हम इस प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम हमारे पास है, बुक में आपके पास है, सफ़ा नंबर 344 है, तो वो आप निकालें। उसमें है प्रॉब्लम नंबर 4 है आपके पास, तो वो हम पढ़ते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। फ्राम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्राम द बुक्स ऑफ सुल्तान एंड कंपनी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 एंड बैलेंस शीट एज दैट डेट। आपने इस सवाल में क्या करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और क्या बनाना है, आपने बैलेंस शीट को तैयार करना है। ये जो किताब भी आप के पेज नंबर 344 पे दिया हुआ है, ये आपका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जो आप बनाते हैं। जैसे जर्नल होता है, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद आप क्या चीज़ बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में आपके पास तमाम बैलेंसेज दिए गए हैं, तो यहाँ से बैलेंसेज आपने लेने हैं और कहाँ पे लिखने होते हैं, आपने अपनी प्रॉब्लम में यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने उसको पुट करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेबिट बैलेंस में आपके पास सबसे पहले लिखा हुआ है परचेजेज। तो परचेजेज आप कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, डेबिट साइड में। उसके बाद लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आप कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। तो आपने क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक जो है वो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख लेना है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे आप लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखेंगे, कितने के साथ है हमारे पास, 16,700 के साथ है। तो 16,700 आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने परचेजेज लिखते हैं, तो परचेजेज आप यहाँ पे लिखेंगे, परचेजेज। अगर कोई परचेजेज में से रिटर्न हैं या परचेज रिटर्न दिए हुए हैं तो आपने परचेजेज में से माइनस करने होते हैं। तो इस सवाल में आप देखें तो आपके पास रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस में। तो रिटर्न आउटवर्ड जो है ये परचेज रिटर्न ही होता है, तो इसको आपने माइनस करना होता है। रिटर्न आउटवर्ड क्या है आपका, परचेज रिटर्न है, तो ये आपने इसमें से माइनस करना है। तो परचेजेज कितनी है आपके पास, 80,500 हैं, 80,500 आपके पास परचेजेज हैं और माइनस करना है आपने रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड यहाँ पे हम लिखेंगे, कितने के साथ हैं आपके पास सवाल में, रिटर्न आउटवर्ड जो है वो 1500 के साथ हैं। तो इसको आप माइनस करेंगे, 1500 यहाँ से आप माइनस करें तो हमारे पास कितना बचता है, 79,000 बचता है। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया 79,000 जो है ये हमारा बच गया परचेज में से। 80,500 में से 1500 को माइनस करें तो 79,000 हमारे पास क्या बचता है, बैलेंस जो बचता है जो परचेज रिटर्न को माइनस करने के बाद। रिटर्न आउटवर्ड आपका परचेज रिटर्न ही होता है। उसके बाद आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं, तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेजेस, मशीनरी के बाद जो लिखा हुआ है वेजेस, ये आपका क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये आपने यहाँ पे लिखना है वेजेस। वेजेस कितने के साथ है आपके पास, 3,200 के साथ है, तो यहाँ पे आपने इसको लिख लेना है। उसके बाद है हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस जो आप देखें तो कैरेज इन वर्ड लिखा हुआ है फर्नीचर के बाद, कैरेज इन वर्ड। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितने भी फैक्ट्री के अखराजात होते हैं वो आपके क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। यानी कि जो भी ये कैरेज छकड़े वगैरह वाले जो भी हैं वो अपनी रेडी वगैरह जब फैक्ट्री में लेकर आते हैं तो फैक्ट्री में जब हम अखराजात करते हैं तो वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। जबकि ऑफिस के एक्सपेंस जो होते हैं जैसे कैरेज आउटवर्ड, जब छकड़े वाला वहाँ से सामान किसी और की तरफ लेकर जाता है तो वो कैरेज आउटवर्ड होता है। तो कैरेज आउटवर्ड आपका इनडायरेक्ट होता है, जबकि कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो कैरेज इनवर्ड आपने यहाँ पे लिखना है, कितने के साथ है आपके पास, 1400 के साथ। उसके बाद आप देखें तो इलेक्ट्रिक चार्जेस ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। डेटर्स आपके एसेट होते हैं, इंटरेस्ट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है,
कैरेज आउटवर्ड आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरीज भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, रिटर्न इनवर्ड ये आप कहाँ से माइनस करते हैं, सेल में से माइनस करते हैं। कैश इन हैंड जो है ये आप कहाँ पे लिखेंगे, एसेट में लिखेंगे। कैश आप कहाँ पे लिखते हैं, एसेट में लिखते हैं। बैलेंस शीट में एसेट में लिखेंगे आप। कैश एट बैंक आप बैलेंस शीट में एसेट में लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है एक्साइज ड्यूटी। ये तमाम ड्यूटीज़ जो होती हैं, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्री ड्यूटीज़, एक्साइज ड्यूटीज़, ये सारी आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं। तो इसको आपने कहाँ पे लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे यहाँ पे लिखेंगे हम। एक्साइज ड्यूटी आप यहाँ पे लिखेंगे, कितने के साथ है आपके पास, 1900 के साथ आपके पास एक्साइज ड्यूटी है। तो ये आपने यहाँ पे शो करनी है। उसके बाद आप देखें सेल्स आप कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो सेल आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना होता है। तो सेल कितने के साथ है आपके पास, सेल है आपके पास 1,25,000 है। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे हम रिटर्न इनवर्ड। क्या माइनस करेंगे आप, रिटर्न इनवर्ड। जबकि रिटर्न आउटवर्ड आप किस में से माइनस करते हैं, परचेज में से माइनस करते हैं। तो रिटर्न इनवर्ड कितना है आपके पास, रिटर्न इनवर्ड जो है वो आपके पास है 4,000 है। तो इसको आप माइनस करें तो आपके पास कितना बचता है, 1,21,000 आपके पास क्या बचा है, टोटल सेल यानी कि नेट सेल जो है वो आपके पास ये आ गया। उसके बाद आप देखें कमीशन रिसीव्ड आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है। उसके बाद है क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं और कैपिटल भी आपकी लायबिलिटीज़ होती है। और नीचे अगर आप आएँ तो एंड पे लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट RS 18,500। तो क्लोजिंग स्टॉक आप कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक आपने यहाँ पे लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक कितने के साथ है आपके पास, 18,500 के साथ है। तो आपने यहाँ पे इसको शो करना है, क्लोजिंग स्टॉक 18,500। तो हमारे पास ये ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट है, इसमें कोई और एंट्री नहीं है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, टोटल करना है। डेबिट साइड भी टोटल करनी है और क्रेडिट साइड भी आपने टोटल करनी है। जो साइड बड़ी हो दूसरी साइड में से आप माइनस करेंगे। अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ग्रॉस लॉस है। अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ये देखिए आप 1,21,000 और 18,500 तो कितना बन गया आपके पास, इसको जमा करें आप। 1,21,000 और 18,500 इसको जमा करें तो कितना बनता है आपके पास, 1,21,000 प्लस 18,500 तो ये बन गया 1,39,500। 1,39,500 आपके पास यहाँ पे टोटल आ गया। इसमें से आप माइनस करें 16,700 और माइनस करें आप 79,000 और माइनस करें आप 3,200 और माइनस करें आप 1,400 और माइनस करें आप इसमें से 1,900। तो आपके पास जो बैलेंस बचा है वो है 37,300 जो है ये आपके पास बैलेंस बचा है। ये आपके पास क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये हमारी सेल साइड बड़ी है। अगर ये माइनस में आंसर आता तो इसका मतलब ये था कि ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है, तो हमने यहाँ पे ग्रॉस लॉस लिखना था। तो अब ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो ये हमारे पास कितना है, 37,300 हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया। इसको आपने कैरी डाउन करना है CD के साथ। नेक्स्ट आप लेके जाएंगे आगे दूसरे अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। ये डेबिट साइड में आप इसको कहाँ पे लेके आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में लेके आएंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे। वहाँ से कैरी डाउन करके यहाँ पे आपने BD लिखना है, ब्रॉड डाउन 37,300 के साथ। उसके बाद देखें आप इसमें कोई अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो वो आपने इसमें लिखने हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप देखें तो सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है सैलरीज जो हैं वो आपने लिखनी होती है। तो सैलरीज कितने के साथ हैं आपके पास, वेजेज आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस होती हैं, जबकि सैलरीज तनख्वाहें जो होती हैं वो आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती हैं। मजदूरियाँ
फैक्ट्री में दी जाती हैं, जबकि सैलरीज तनख्वाहें जो हैं वो ऑफिस में दी जाती हैं। तो सैलरीज आपकी क्या होती हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं। तो सैलरीज आपके पास कितने के साथ हैं, 5200 के साथ हैं, 5200 के साथ आपके पास क्या है, सैलरीज हैं। उसके बाद आप देखें इंटरेस्ट डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है, ये आपका क्या है, एक्सपेंस है। अगर इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पे लिखा होता ट्रायल बैलेंस की, तो उसका मतलब ये था कि ये इंटरेस्ट आपका क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। जबकि ये डेबिट साइड में लिखा हुआ है, तो आपके पास ये क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, इंटरेस्ट कितने के साथ है आपके पास, बुक में जो है वो है 1200। उसके बाद आप देखें कैरेज आउटवर्ड, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि कैरेज आउटवर्ड जब ऑफिस वगैरह में से कोई अखराजात होते हैं तो वो आपके क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। फैक्ट्री के अखराजात क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। कैरेज इनवर्ड जो है वो फैक्ट्री में खर्चा होता है, यानी छकड़े वगैरह जब आते हैं तो फैक्ट्री में अखराजात सामान को लेकर आती हैं, तो फैक्ट्री में सामान को तैयार करते वक्त वहाँ पर जितना भी अखराजात आते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। जबकि ऑफिस वगैरह में जो भी अखराजात आते हैं वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। जबकि कैरेज आउटवर्ड, जब हम कोई सामान किसी की तरफ भेजें तो वो आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो कैरेज आउटवर्ड आपके पास क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड आपके पास कितने के साथ है, कैरेज आउटवर्ड है वो 800 के साथ है। तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में। इसके अलावा आप देखें तो इसमें और कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर है तो वो देखें आप। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है ऊपर दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड के नीचे, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं ये भी आपके क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस हैं वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। जबकि मोटे पावर जो बड़ी फैक्ट्रीज़ में बड़ी मशीनों को चलाने के लिए बिजली को इस्तेमाल किया जाता है वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। जबकि इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस जो हैं वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। बड़ी मशीनों को चलाने के लिए जो अखराजात होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस होते हैं जो ऑफिस वगैरह में बिजली को इस्तेमाल किया जाता है वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आपके क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इसको आप लिखेंगे आप डेबिट साइड में, किसकी डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस की अकाउंट की डेबिट साइड में आप लिखेंगे। कितने के साथ है आपके पास, 3300 के साथ है, यानी कि 3800 के साथ आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। उसके बाद अगर आप देखें इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ पे और कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए हुए। क्रेडिट बैलेंस में आप देखें तो सेल के बाद रिटर्न आउटवर्ड है और उसके बाद लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। तो इनडायरेक्ट इनकम आप प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड। जितनी भी इनकम होती है वो आप कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। जबकि जो अखराजात होते हैं वो आप डेबिट साइड में लिखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंस लिख रहे हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी आपके अखराजात हैं, जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आपके अखराजात हैं। यानी कि तमाम एक्सपेंसेस आप डेबिट साइड में लिखते हैं और तमाम जो मुनाफा जात होता है या उसके अलावा जो भी होते हैं मुनाफे हमारे, वो हम कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। यानी कि या तो इनडायरेक्ट इनकम है या आपके पास डायरेक्ट इनकम है या आपके पास क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। ये दोनों इनकम जो मुनाफे होते हैं वो आप कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो इसमें देखें आप कमीशन रिसीव्ड आपका मुनाफा ही है, तो इसको आप कहाँ पे लिखेंगे, यानी कि आमदनी है ये कमीशन रिसीव्ड। तमाम आमदनियाँ जो हैं वो आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो कमीशन रिसीव्ड जो है ये आपकी आमदनी है, तो इसको आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कितने के साथ है आपके पास, 700 के साथ है। तो ये हम जहाँ पे इसको शो कर देंगे। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो और कोई बैलेंस नहीं है, तो इसको हम टोटल करते हैं। तो टोटल करें आप 37,300 और 700 को जमा करें तो यहाँ पे हमारे पास बनता है 38,000 हमारे पास टोटल आ गया। तो इसमें से आपने माइनस करना है, यहाँ पे सैलरीज को माइनस करें आप और इंटरेस्ट को माइनस करें, कैरेज आउटवर्ड को माइनस करें और इलेक्ट्रिक चार्जेस को इसको माइनस कर दें।
38,000 में से आप माइनस करते जाएं इनको, तो हमारे पास 5200 और माइनस करें आप 1200 और माइनस करें आप 800 और इसके बाद माइनस करें आप 3800, तो हमारे पास कितना बचता है 27,000 आपके पास नेट प्रॉफिट बच जाता है। तो यहाँ पे आपने लिखना है 27,000 नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को आप कहाँ पे लेकर जाएंगे, बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड यानी कि लायबिलिटीज साइड में आप इसको लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखें नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिखें आप ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे आप, कैपिटल में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो टोटल कितना आपका आएगा 38,000 ही टोटल आएगा आपका। तो हमने देखें आप इनकम साइड बड़ी थी और एक्सपेंस साइड थोड़ी थी, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया। अगर आपके पास एक्सपेंस साइड बड़ी हो और इनकम साइड छोटी हो तो आपके पास नेट लॉस आता है। तो हम जो नेट प्रॉफिट आया है तो ये आप कहाँ पे लेकर जाएंगे, बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। वहाँ पे आप लायबिलिटीज़ में यानी कैपिटल में आप वहाँ पे जाके इसको जमा करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि एसेट हमारे पास कौन कौन से आते हैं। तो ये हमारा सवाल यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें सिर्फ हमने क्या बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया है, और क्या बनाया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। तो उसमें क्या फाइंड किया आपने, नेट प्रॉफिट फाइंड किया है। अब हम चलते हैं जो बैलेंस शीट है वो हम कैसे बनाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालने के बाद अब हमने क्या चीज़ बनानी है, बैलेंस शीट को तैयार करना है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो आइए चलते हैं हम बैलेंस शीट की तरफ। तो वहाँ पे हम लिखेंगे एसेट में, एसेट डेबिट साइड पे लिखेंगे और लायबिलिटीज़ आप कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो एसेट में आपने सबसे पहले क्या चीज़ लिखनी होती है, कैश लिखना होता है। कैश लिखना है आपने यहाँ पे, कैश इन हैंड आपके पास लिखा होगा, वो आपने यहाँ पे एसेट में लिखना है। तो आप देखें कैश इन हैंड आपके पास अगर है तो वो आपने लिखना है। हमारी बुक में जो दिया हुआ है 8,800, वो आपने यहाँ पे कैश इन हैंड के तौर पे यहाँ पे आपने लिख देना है। उसके बाद कैश एट बैंक जो है वो आपने लिखना होता है। वो आप बुक में देखें तो आपके पास 70,200 के साथ है। तो ये आपने यहाँ पे एसेट साइड में आपने इसको लिखना है। उसके बाद आप देखें एसेट आपकी, तो यहाँ पे एसेट जो है मशीनरी दी हुई है, तो मशीनरी को आपने यहाँ पे लिखना है। आपने सबसे पहले ये काम करना है कि वो फॉर्मेट आपने याद रखना है। फॉर्मेट याद होगा तो आप ये बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं, वरना ये आप तैयार नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देखें मशीनरी, तो मशीनरी आपके पास कितने के साथ है, बुक में देखें इसमें आपके पास 24,500 के साथ हमारे पास क्या है, मशीनरी है। उसके बाद है आपके पास फर्नीचर, तो फर्नीचर भी आपका एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट होता है, तो इसको भी आपने एसेट साइड में ही लिखना है। तो ये आपके पास कितने के साथ है, 9,700 के साथ है। तो ये भी आपने यहाँ पे शो करना है। उसके बाद है हमारे पास आप देखें एसेट जो है वो एंड पे देखें क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी आपका एसेट ही होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपने कहाँ पे लिखना है, एसेट साइड में बैलेंस शीट की। यहाँ पे हम लिखेंगे कितने के साथ है आपके पास, 18,500 के साथ है। तो ये भी आप यहाँ पे इसको शो करेंगे। तो इसके अलावा अगर आप देखें कोई और एसेट है तो वो भी आपने लिखना है। तो इसके अलावा एक डेटर्स दिए हुए हैं, तो वो भी आपके क्या है, एसेट ही हैं। तो डेटर्स को आपने यहाँ पे लिखेंगे कितने के साथ हैं आपके पास, डेटर्स जो हैं वो है 14,300 के साथ हैं। तो ये भी आपने यहाँ पे शो करने होते हैं। काम आपने ये करना है कि सबसे पहले फॉर्मेट याद रखना है। फॉर्मेट याद होगा तो आपको बैलेंस शीट बनाने में आसानी रहेगी। उसके बाद आप देखें लायबिलिटीज़ साइड में, तो लायबिलिटीज़ साइड में सबसे पहले आपने जो एंट्री लिखनी है वो है कैपिटल। कैपिटल आपने लिखना है यहाँ पे। सरमाया जो है वो आपके पास कितने के साथ है, वो आप देखें क्रेडिट बैलेंस में ट्रायल बैलेंस के, तो आपके पास है 59,500 के साथ आपके पास क्या है, कैपिटल है। इसमें हम जमा करेंगे नेट प्रॉफिट को। अगर नेट लॉस हो तो वो हम माइनस करते हैं, जबकि नेट प्रॉफिट आप जमा करते हैं। अब जो आपने ये यहाँ पे निकाला है नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, ये आपने जमा करना होता है, कैपिटल में जमा करना होता है। तो इसको आप जमा करें तो कितना है हमारे पास नेट प्रॉफिट, 27,000 है हमारे पास, 27,000 है हमारे पास। तो ये आपने इस कहाँ पे जमा करना है, कैपिटल में आपने जमा करना है।
तो इसको जमा करें आप तो कितना बनता है आपके पास, इसको जमा करें आप 59,500 को जमा करें आप इसमें 27,000 में 59,500 को जमा करें आप इसमें तो आपके पास आ गया 86,500 है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, तो क्रेडिटर्स आपके पास कितने हैं, क्रेडिटर्स जो हैं वो है आपके पास 6,500 के साथ। तो ये भी आपने लायबिलिटीज साइड में लिखने होते हैं। तो इसको अगर आप टोटल करें तो टोटल हमारे पास आ रहा है 93,000 आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, लायबिलिटीज साइड आ गई। तो एसेट साइड भी आपकी इक्वल ही आनी चाहिए। इसको अगर आप टोटल करें तो आपके पास कितना आ रहा है, 93,000 ही आ रहा है। तो ये भी आपकी साइड इक्वल ही है। तो आपने बैलेंस शीट में ये करना होता है कि आपने एसेट साइड और लायबिलिटीज साइड जो हैं दोनों आपने इक्वल ही करनी होती हैं। अगर आपके आंसर दोनों के इक्वल नहीं आए, यानी कि टोटल जो है ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब आपका नेट प्रॉफिट जो है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ तक हमारा सवाल जो है कंप्लीट है। आपने ये करना है कि इस प्रॉब्लम को जो है वो असाइनमेंट के तौर पर मुकम्मल करना है और उसको आपने कॉलेज में सबमिट करवाना है। तो डियर स्टूडेंट मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।